मूवी स्ट्राइप के पिटारे में आज की कहानी, जहां सियोल का बड़ा गैंग का बॉस अपने खासम खास आदमी को अपनी गर्लफ्रेंड के अफेयर का पता लगाकर उसे वही मार देने का ऑर्डर देता है, लेकिन उस लड़की के कारण परिस्थिति और जटिल हो जाती है। आखिर क्यों उस आदमी ने अपने ही बॉस को मारा, जानने के लिए पूरी कहानी को सुने। 2005 की साउथ कोरियन मूवी अ बिटर स्वीट लाइफ, डायरेक्टर किम जी वॉन, IMDb 7.5। दोस्तों, अगर आपको कहानी के साथ साथ दुनिया की हैरत अंगेज और दंग कर देने वाले फैक्ट सिर्फ 1 मिनट में अगर सुनने में दिलचस्पी रखते हैं, फिर चाहे वो प्राचीन मंदिरों का सच हो या ब्रह्मांड से जुड़ा कोई तथ्य, हिंदू माइथोलॉजी का कोई राज, या फिर ऐसी जगहों से आप गुजर चुके हो लेकिन आपको उनके राज के बारे में पता ना हो, इन सब को जानिए बस एक स्टॉप हमारे नए YouTube चैनल 1 मिनट अननोन फैक्ट में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो प्लीज सब्सक्राइब दोस्तों। अब कहानी सुना जाए। कहानी शुरू एक छोटी सी कहानी से हुई, जहां एक बच्चा अपनी टीचर को हवा में हिलते पेड़ के पत्ते दिखाते हुए सवाल पूछता है, सामने पेड़ पर जो पत्ते हिल रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है? क्या सच में ये हवा से हो रही है या फिर कोई और वजह है? टीचर ने जवाब दिया, तुम्हारे ये दोनों ही सवाल गलत है। ये असल में तुम्हारा मन है जो विचलित है। ये कहानी यही खत्म होकर अब मुख्य कहानी पर आ जाते हैं, जहां हम सुनवो को देखते हैं, जो सियोल शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर कांग का खास आदमी होने के साथ साथ उसके होटल की देखरेख भी करता है। वो कांग का हर आदेश मानता है, उसके लिए वो किसी भगवान से कम नहीं। रोज की तरह आज भी वो होटल में अपना काम कर रहा होता है। होटल बंद करने का समय हो गया, पर कुछ लोग अभी भी वहाँ शराब पी रहे होते हैं। मना करने पर उन्होंने झमेला शुरू कर दिया। अब होटल के स्टाफ ने सुनवो को इसकी खबर दी। सुनवो ने पहले उन्हें आराम से ही चले जाने को कहा, पर उन्हें कोई फर्क न पड़ता देख सुनवो ने फिर 3 तक गिनती की। फिर भी वो लोग उसकी बात न सुनकर उल्टा उसे मारने को आगे बढ़े, जिसके बाद उसने उन्हें बुरी तरह से मारकर होटल से भगा दिया। अब अगले दिन सुनवो अपने बॉस कांग को पिछली रात के बारे में बताता है। बॉस की एक समस्या है कि जिस होटल की देखभाल उसने सुनवो को सौंपी है, उसे दूसरी गैंग भी हथियाना चाहती है और इस वजह से एक बड़ी दिक्कत आ सकती है। फिर बॉस कांग बोला, लेकिन अभी इससे भी बड़ी परेशानी मेरे लिए खड़ी हो गई है, मेरी गर्लफ्रेंड हीसो। कांग की गर्लफ्रेंड हीसो संघाई में रहती है। कांग बीच बीच में उसे मिलने जाया करता है, मगर उसे शक है कि उसकी गर्लफ्रेंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके साथ वो काफी समय बिताती है। बात कितनी सच है इसी का पता लगाने वो अपने किसी भरोसेमंद आदमी को वहाँ भेजना चाहता है, और इसके लिए उसने कांग को चुना। सुनवो का काम है सच का पता लगाए, और अगर ये बात सच निकली तो वो उन दोनों का काम तमाम पहले करे और फिर उसे बताए। अगले दिन ही वो हीसो से मिलने शंघाई पहुंचा। उसकी खूबसूरती को देखकर तो कोई भी कायल हो जाए। उसने बॉस का भेजा हुआ गिफ्ट उसे दिया। गिफ्ट पाकर हीसो भी बहुत खुश हो गई। तभी उसके फोन पर किसी अनजान शख्स का कॉल आया, और ये देख वो थोड़ी सी घबरा जाती है। वो बात करने के लिए बाहर जाना चाहती है, मगर सुनवो ने उसे रोक कर कहा, बॉस ने तुम्हारा ख्याल रखने तुम्हारे साथ ही रहने को कहा है। आगे से तुम कहीं भी जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हीसो ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और उसने सुनवो को इसके लिए मना कर दिया, पर वो तो इसी काम के लिए ही यहाँ आया है। तो उसने अब हीसो के घर के बाहर चोरी छुपे निगरानी रखनी शुरू कर दी, और एक दिन उसने देखा कि कोई गाड़ी में हीसो को बाहर लेकर गया। वो दोनों का पीछा करता है। सारा दिन उस लड़के के साथ घूमना फिरना, साथ में समय बिताने के बाद रात में वो लड़का उसे घर छोड़कर चला जाता है। इसी के बारे में ही बॉस ने बताया था, पर उस पर बाहर पल पल नजर रखते सुनवो को हीसो ने देख लिया। वो समझ गई कि ये सब कांग के ही कहने पर हो रहा है। अब इसके बाद सुनवो और उसके दोस्त के बीच बात हो रही है। दोस्त ने बताया कि उस रात जिन लड़कों को उसने पीटा था वो दूसरे गैंग के थे, जिसका बॉस है प्रेसिडेंट बेक, और अब वो उसकी तलाश में है। वो अब होटल के पीछे ही नहीं, उसके भी जान के पीछे पड़ा है। इस दौरान बहुत बार उसे प्रेसिडेंट बेक का कॉल भी आ चुका है। आखिर में उसने कॉल उठाकर कहा, जिस होटल के पीछे पड़ा है वो तो मिलने से रहा, और आगे से मुझसे बात करनी है तो सामने आकर बात करे, यूं फोन पर नहीं। बेक इधर अपने आदमियों के सामने ही बात कर रहा होता है। सुनवो के इस तरह फोन के काट देने पर बेक के ही आदमी उस पर हंसने लगे, और ये चीज बेक के लिए किसी बेइज्जती से कम नहीं था। इतने में गुस्से में बेक ने उसके ऊपर हंस रहे एक आदमी को अपने ही फोन से पीट पीट कर उसे मार डाला। बेक का ये खौफनाक रूप देखकर ये तो अंदाजा लग गया कि आखिर वो कितना बड़ा सनकी है। उसी रात सुनवो वापस घर आकर सोने की कोशिश करता है, मगर उसे नींद नहीं आ रही। वजह है हीसो। जब से उसे देखा है उस पल से उसके प्यार में दीवाना हो गया है। पूरी रात उसके बारे में सोच उसे याद करता है, और देर रात सोने की वजह से सुबह उसकी आंखें भी देर से खुली। हीसो को फोन आया है, उसने उसे मिलने बुलाया है।
सुनवू फौरन जल्दी जल्दी नया सूट बूट पहने तैयार होकर उसे मिलने निकल पड़ा। दोनों एक रेस्टोरेंट में लंच करने गए। हीसो ने डरते डरते उससे उसके काम के बारे में पूछा। सुनवू ज्यादा बातें नहीं करता, उसने बस इतना ही कहा कि होटल देखने के काम के अलावा वो और कोई भी ऐसा वैसा खतरनाक काम नहीं करता। अब लंच के बाद दोनों थोड़ा घूम रहे होते हैं और हीसू को वहाँ एक लैम्प पसंद आ गया, मगर बहुत महंगा होने के कारण वो खरीद नहीं पाई। इसके बाद दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर चले गए, मगर सुनवू उसे फॉलो करता रहता है। हीसू म्यूजिक क्लास में बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है। सुनवू उसे खड़ा देखता ही रह गया। वो मन ही मन उसकी खूबसूरती, उसकी अदाएं, उसके डांस देख तारीफें करता है। तभी उसे दोस्त का कॉल आया, उसे फौरन बुलाया है। प्रेसिडेंट बेक आया है खुद उससे मिलने। सुनवू जल्दी होटल पहुंचा। पहली बार दोनों का आमना सामना हुआ। प्रेसिडेंट बेक ने कहा, मुझे लगता है हम दोनों के बीच कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है जिसे सुलझा लेना बहुत जरूरी है। मगर सुनवू बोला, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें होटल चाहिए जो मैं किसी भी कीमत पर नहीं देने वाला। तुमने अपने आदमियों को मुझे धमकाने के लिए भेजा था ताकि मैं डर से होटल बेच दूं। तुम्हारा ये सपना कभी सच नहीं होगा। और उसे वहाँ से बाहर निकल जाने को कहा। एक बार फिर सुनवू की बातें बेक को खुद की बेइज्जती का महसूस करवाती है। अब वहाँ से सुनवू फिर हीसो को फॉलो करने उसके डांस क्लास पहुँचा, लेकिन देखा कि वही लड़का वहाँ पहले से ही है। सुनवू ने छुपकर दोनों का पीछा किया। वो लड़का हीसो को घर छोड़कर वापस चला जाता है। थोड़ी देर तक गाड़ी में बैठ नजर रखने के बाद सुनवू भी वापस घर को लौटने लगा। रास्ते में एक गाड़ी से उसकी टक्कर होते होते बची और उसने गौर किया कि ये तो वही हीसू के उसे दोस्त की गाड़ी है जो उल्टी तरफ यानी हीसू के घर की तरफ जा रही होती है। सुनवू ने भी गाड़ी घुमाई और उसका पीछा किया। ठीक गाड़ी हीसू के घर के बाहर खड़ी है। दबे पांव वो भी घर के अंदर घुसा और दोनों को एक साथ देख जो शक था वो सच हो गया। हीसू सच में बॉस को धोखा देकर उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध में थी। शक यकीन में बदलते ही सुनवू उसके प्रेमी को बहुत मारता है, उसकी बुरी हालत बना दी। बॉस ने कहा था अगर हीसू ने उसे धोखा दिया तो वो उसे मार डाले, लेकिन यहाँ तो सुनवू खुद उससे प्यार कर बैठा है। वो हीसू को रोता हुआ देख नहीं पा रहा, ना वो उसे मार सकता है। वो दोनों को एक और मौका देता है जिंदा रहने का। बेहतर होगा अगर तुम दोनों एक दूसरे को भूल जाओ, क्योंकि बॉस एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। ये सब सुनकर वो लड़का वहाँ से चला गया, लेकिन हीसू बोली, मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बगैर रह नहीं सकती। सुनवू ने उसे समझाना चाहा कि ये सब वो उसके ही भलाई के लिए कर रहा है, पर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। अब वो भी गुस्से में वापस घर चला आया। जब उसने अपनी गाड़ी पार्क की तो देखा एक आदमी उसका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है, जिसे प्रेसिडेंट बेक ने भेजा था। वो उसे बेक से माफी मांगने को कहता है, लेकिन सुनवू उसके लिए तैयार नहीं और उसे वहाँ से दफा हो जाने को कहा। कुछ दिनों बाद बॉस कांग हीसू के घर पर आया। जब वो उसे नजदीक जाने की कोशिश करता है तो वो उसे अपने करीब नहीं आने दे रही। उसके चुप चुप और ऐसे बर्ताव से कांग को अंदाजा हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसी शाम सुनवू अपने घर में हीसू के ख्यालों में डूबा हुआ है। तभी बेक के कुछ गुंडों ने आकर अचानक उस पर हमला बोल दिया। एकाएक हुई इस आत्मघाती हमले से वो खुद को संभाल नहीं पाया। उसे बंदी बनाकर प्रेसिडेंट बेक के पास ले आए। आज बेक के कलेजे में ठंडक पड़ी है। सुनवू, तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, कहते हुए वो उसे मारने ही जा रहा होता है कि तभी उसे किसी का कॉल आया, जिसके बाद सुनवू का चेहरा ढककर उसे एक जगह लाया गया। वहाँ सुनवू अपने बॉस कांग को देख हैरान रह गया। कांग बोला, तुम्हें मैं अपना सबसे खास मानता था, पर तुमने ऐसा क्यों किया? इसका मतलब हीसो और उसके प्रेमी को छोड़ देने की बात कांग को कहीं से पता लग चुकी है और वो सुनवू पर काफी नाराज और हताश है। यहाँ तक कि कांग अपने ही दुश्मन बेक से जा मिला है, जिनका अब एक ही दुश्मन है, सुनवू। अब सुनवू के साथ क्या करना और कैसे मारना है, कांग उसके ही दोस्त को ऑर्डर देकर वहाँ से चला गया। उसने सुनवू के लिए एक गहरा गड्ढा खोदा और उसे जिंदा ही उसमें गाड़ दिया। लेकिन शायद उस दिन सुनवू का मरना तय नहीं था। बहुत तेज बारिश की वजह से मिट्टी नरम थी। सुनवू बहुत देर तक कोशिशों के बाद उस नरम मिट्टी को खोदकर बाहर निकल आया, मगर बाहर आते ही उसने देखा कि उसका वही दोस्त कहीं गया नहीं बल्कि वहीं खड़ा है, मानो उसके ही इंतजार में। सुनवू बोला, ये चूहे बिल्ली का खेल खेलना मेरे साथ बंद करो। जवाब में उसके दोस्त ने उसे एक फोन देकर कहा, 15 मिनट बाद बॉस का फोन आएगा, जो बात करनी है उनसे करना। फोन देने के थोड़ी देर बाद सुनवू बॉस से कुछ बातें करता है, लेकिन उसके दोस्त ने देखा कि फोन में तो बैटरी ही नहीं है, तो फिर उसने बात किससे की? इससे पहले कि कुछ समझ आता, सुनवू ने फोन की बैटरी से अपने दोस्त की आंखों पर हमला कर दिया और वहां मौजूद बाकी लोगों को मारकर वो वहां से भागने में कामयाब रहा।
दूसरी ओर अब यहाँ कांग और मिस्टर बेक के बीच एक मीटिंग हो रही है। मीटिंग में बॉस कांग उन्हें एक कहानी सुनाता है। एक लड़का मेरे लिए काम करता था, मुझे उस पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा था, लेकिन एक दिन उसे गलती हो गई। पर मैं बस इतना ही चाहता था कि वो अपनी गलती मान ले, लेकिन उसने अपनी गलती नहीं मानी और फिर मुझे उसे मारना पड़ा। मेरे लिए गलती छोटी बड़ी नहीं होती, उस गलती को मानना मेरे लिए बड़ी बात है। असल में ये कहानी सुनवू की ही होती है। उसने अपनी गलती नहीं मानी, इसलिए कांग उस पर गुस्सा था। उसके भागने से परिस्थिति और बिगड़ गई है। अब यहाँ सुनवू अपने किसी दोस्त से फोन कर कुछ पैसे मांगता है हथियार खरीदने के लिए। गैंग में इतने समय से रहकर उसे सब कुछ मालूम है कि हथियार कैसे मिलेगा। उसने सप्लायर को फोन कर एक जगह मिलने बुलाया। जब उसने हथियार देने को कहा तो वो लोग उसे पुलिस का आदमी समझकर उस पर शक करने लगे और फिर उसे अपने मालिक के पास लेकर आ गए। हथियार सप्लाई का मालिक उससे उसकी गैंग का नाम पूछता है। सुनवू ने अपने गैंग का नाम और काम दोनों बता दिया। फिर उस आदमी ने उसे एक नई बंदूक दिखाई, साथ ही बताया कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक और बार निश्चित होने के लिए हथियार मालिक ने उसके होटल में फोन लगाया, जहां उसे सारी हकीकत मालूम चल गई और वहां से उसे सुनवू को खत्म कर देने का ऑर्डर मिला। सुनवू गड़बड़ी को भागकर इससे पहले कि वो आदमी उसे मार डालता, उसने उसी की दी बंदूक से सभी को मारकर सीधा बेक के पास आया। बेक को लगा था कि सुनवू अब तक तो मर चुका होगा, लेकिन उसे जिंदा देख वो भी एक बार के लिए सहम गया। कहाँ गई तेरी सारी अकड़, अब क्यों नहीं हंसी आ रही? सुनवू भी ठीक उससे वही सब कहता है जो बेक ने उसे कही थी जब उसे बंदी बनाया था। अब बेक बोला, जो हुआ वो सब भूलकर हम फिर से क्यों ना एक प्रोफेशनल की तरह काम शुरू करें। जवाब में सुनवू बोला, भूल जाऊं या फिर तुम्हें मारकर उसका बदला ले लूं। जिस तरह खराब यादें समझकर सब कुछ भुला दिया जाता है, वैसे ही जिसने सब कुछ किया है उसे सजा भी तो दे सकते हैं। असल में बेक बड़ी ही चालाकी से प्यार मोहब्बत की अच्छी बातें कर उसे भटका रहा था और मौका देखकर उसने चाकू से उसके पेट पर बार बार हमला करता रहा। सुनवू बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसने भी उसी हालत में किसी तरह अपने बंदूक से बेक को मार डाला। दर्द से तड़प रहा सुनवू आखिरी बार के लिए हीसो से बात करना चाहता है, लेकिन काम में व्यस्त होने के कारण वो उसका कॉल मिस कर देती है। थोड़ी देर बाद हीसो के घर पर एक तोहफा आया, जिसके अंदर वही महंगा लैंप होता है जो वो उस दिन खरीद नहीं पाई थी। ये सुनवू ने उसके लिए खरीदा था। इधर बेहद खुश हीसो को भी समझते देर नहीं लगी कि इसे किसने भेजा होगा। वहीं दूसरी तरफ सुनवू अपने घाव की मरहम पट्टी कर सीधे उस विश्वासघात दोस्त के पास गया जिसने उसकी कब्र खोदी थी। उसे खत्म करने के बाद वो अब अपने सबसे बड़े दुश्मन और मालिक कांग के पास आया। सुनवू को वहाँ देखकर कांग के भी होश उड़ गए। अब सुनवू बोला, इतने साल मैंने आपके लिए क्या नहीं किया। बिना सोचे हर एक बात मानी, एक कुत्ते की तरह वफादारी दी, जिसका आखिर में मुझे ये सिला दिया गया। जिस पर बॉस कांग बोला, तुमने मेरी बात ना मानकर मेरी बेइज्जती की है, वो भी मामूली से एक लड़की के लिए। ये सुनकर गुस्से में सुनवू ने कांग के माथे पर बंदूक तानकर आखिरी बार पूछा, क्या सच में आप मुझे मारना चाहते थे? तुम हीसो से मिलने के बाद से काफी बदल चुके हो। कहीं इसकी वजह हीसो तो नहीं? बस इतने में गोली चली और कांग मारा गया। तभी पीछे से बेक के आदमी ने सुनवू पर गोली चला दी। वो सुनवू और उसके बॉस कांग को ही मारने आए थे। सुनवू की सांसें अभी भी चल रही है। उसने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी और सभी को मार गिराया। एक ही पल में पूरा का पूरा होटल शमशान घाट बन जाता है। लेकिन इस लड़ाई में उसे भी बहुत सारी गोलियां लगी थी। खून ही खून हालत में वो फिर से हीसो को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर उसकी हालत इतनी ही खराब थी कि वो नंबर भी नहीं डायल कर पाता। तभी उसने ऊपर छत पर पेड़ के पत्तों को हिलते हुए देखा। उसे हीसो नजर आती है। हीसो वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही है जिसे देखकर वो उस दिन कितना खुश था। तभी एक और बार गोली चली, जो कि सुनवू पर चलाई गई, उसी हथियार सप्लाई के भाई ने। सुनवू अपने आखिरी समय में हीसो को याद करता है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट होती है और उसी के साथ सुनवू मारा गया। कहानी के अंत में सुनवू एक और कहानी सुनाता हुआ नजर आता है। एक बच्चा आधी रात में नींद से जाग पड़ता है। उसके टीचर ने पूछा, क्या कोई खराब सपना देखकर तुम रो रहे हो? बच्चा बोला, मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सपना देखा जो कभी सच नहीं हो सकता, और इसी सच्चाई से रूबरू होकर वो रो रहा था। कहानी के शुरू में भी मैंने एक कहानी सुनाई थी, हवा से पेड़ के हिलते पत्ते की। असल में उससे हमारे मन को समझाया गया है, जो कि हर वक्त अस्थिर रहता है। और ये कहानी जिस तरह से सुनवू को हीसो से प्यार था उसकी ओर इशारा करता है, पर हमें कोई कारण नहीं मिला कि कैसे सुनवू हीसो को देखते ही पसंद करने लगा था।
और फिर कहानी के अंत में हमने देखा कि सुनवो हीसू को पसंद करता था, पर हीसू किसी और को, और उसका बॉस कांग ये कभी होने नहीं देता। उसके जिंदा रहते तो वो कभी उससे आजाद नहीं हो पाती। इसीलिए मरते वक्त सुनवो के चेहरे पर एक सुकून की हंसी थी, ये सोचकर कि हीसू अब आजाद है। सुनवो ने उससे सच में सच्चा प्यार किया था, जिसमें उसने उसे पाना नहीं, उसे आजाद करना चाहा। एक गैंग का हिस्सा होते हुए भी वो अंदर से तो वही छोटा बच्चा था। इसी के साथ कहानी भी यही समाप्त हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी ने अगर आपका भी दिल छुआ, मेरी आवाज आप तक पहुंची हो, तो जरूर ढेर सारा लाइक, शेयर, कमेंट्स करते रहना दोस्तों। तब तक सुनते और सुनाते रहे मूवीज ड्राइव। बाय बाय, टेक केयर।